हेलो, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने इसी क्लास में यहीं पर उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने सभी महाद्वीपों के बारे में थोड़ी सी हल्की सी चर्चा की थी। अब धीरे धीरे एक एक महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका के बारे में विविध जानकारियाँ। पहले उत्तरी अमेरिका कहाँ पर लोकेट है, कौन सी उससे रेखा निकलती है, कौन कौन से देश है, उनकी सारी विशेषता, उनके पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, मरुस्थल सभी पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका में देखो, सबसे पहले दक्षिण अमेरिका के देश के बारे में हम पता कर लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा देश लोकेटेड है। इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। देश का नाम है ब्राज़ील। ये दक्षिण अमेरिका का देश है जिसका नाम वेनेजुएला, जो अभी सबसे विवादास्पद चल रहा है। यह है गुयाना। सुरीनामा। यहाँ देश जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना। इस देश का नाम है कोलंबिया। इक्वाडोर। यह है पेरू। बोलीविया। का नाम है पराग्वे। नाम है उरुग्वे। और सबसे दक्षिण में जो देश है, ये वाला है चिली। और इस देश का नाम है अर्जेंटीना। और इस द्वीप का नाम है फोकलैंड द्वीप। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि लेटिन अमेरिका क्या होता है। लेटिन अमेरिका है, पहले जो जो लोग थे यूरोप से सबसे पहले मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में आए थे। इसलिए मध्य और दक्षिण अमेरिका को मिलाकर हम लेटिन अमेरिका कहते हैं। इसलिए यहाँ पर मेनली लेटिन भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पर देखो, हमें कंप्लीट 13 देश दिख रहे हैं, लेकिन इनमें से एक देश है फ्रेंच गुयाना। ये फ्रांस का भूभाग है। ये दक्षिण अमेरिका में, लेकिन इस पर कब्जा किसका है? ये फ्रांस देश का भूभाग है। मतलब अभी तक दक्षिण अमेरिका के एक देश पर फ्रांस देश का अधिकार है। ये एक तरीके से फ्रांस का भूभाग माना जाता है। इसके बाद सूरीनामा। और देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा देश मैप में दिख रहा है ब्राज़ील। इसलिए दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। यहाँ पे टोटल कितने देश हैं? यहाँ पे टोटल 13 देश है, फ्रेंच गुयाना को मिला के, जो कि फ्रांस में है। अब हम देखते हैं कि ब्राज़ील इन 13 में से ब्राज़ील खुद समेत टोटल 13 देश है। यह सिर्फ दो देशों को टच नहीं करता, दो देशों की सीमा को टच नहीं करता, और बाकी सभी देशों की सीमाओं को टच करता, बाकी 11 देशों की सीमाओं को टच करता है। तो हम देख लेते हैं वो कौन से दो देश है जिनको ब्राज़ील टच नहीं करता। एक तो सबसे बड़ा देश है, बाकी ये कंप्लीट 11 देशों की सीमा को टच करता है, बस दो देश की सीमा को टच नहीं करता। वो देश कौन कौन से हो जाते हैं? एक है अपना, देखो मैप में दिख रहा है, एक तो देश हो गया चिली और एक इक्वाडोर। ठीक है। तो ब्राज़ील देखो, एक तो खुद हो गया सम, और बाकी 10 देश। एक ब्राज़ील और 10, 10 तो इसके सीमा पर स्थित है। एक ये खुद हो गया 11, और बाकी दो देश जो ब्राज़ील के साथ सीमा नहीं बनाते, ब्राज़ील के साथ सीमा नहीं बनाते, वो देश है। एक तो मैप में दिख रहा है इक्वाडोर, और जो दूसरा देश है वो है चिली। इसके अलावा ये चीज़ ध्यान रखना, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। और सबसे छोटा देश सूरीनामा। सबसे बड़ा, सबसे छोटा सूरीनामा। सबसे छोटा देश हो जाएगा सूरीनामा। इसके बाद हम देखते हैं, देखो, इसमें जो सारे देश हैं, चाहे ब्राज़ील हो, उरुग्वे हो, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना,
सूरीनामा और फ्रेंच गुयाना। सभी देश की सीमा समुद्र को टच कर रही है, मतलब ये सभी तटीय देश है। 13 में से 11 तटीय देश है। सिर्फ 2 देश है जो स्थल अवरुद्ध देश है, उनको हम कहते हैं स्थल अवरुद्ध देश या फिर लैंड लॉक कंट्री। हमें मैप में दिख रहा है, देखो, बोलीविया और पराग्वे, ये दोनों लैंड लॉक कंट्री है। तो ये भी देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के 11 देश तटीय सीमा बनाते हैं। और इसके 2 देश हैं जो स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध या हम इनको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री मतलब जो चारों तरफ से लैंड से लॉक है, जिनका कहीं पर भी पानी से कोई लेना देना नहीं, तट से लेना देना नहीं है। ये देश कौन कौन से है? बोलीविया और पराग्वे। पराग्वे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, सबसे छोटा देश सूरीनामा। और देखो, ब्राज़ील 10 देशों को टच करता है, 2 को टच नहीं करता, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसके अलावा 2 स्थल अवरुद्ध देश है, बाकी सारे तटीय देश है। अब इसमें एक चीज़ देखो, बेचारा ये भी जो ब्राज़ील, जो अपना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसमें अभी भी दूसरे देशों का अधिकार है। अभी तक महाद्वीप के एक देश में दूसरे देशों का अधिकार है। ये फोकलैंड द्वीप है। फोकलैंड द्वीप आता है दक्षिण अमेरिका में, लेकिन अभी तक इसमें यूके का कब्जा है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, अब ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा है अभी तक। अभी के टाइम में जो सबसे विवादास्पद द्वीप है वो अपना फोकलैंड द्वीप है। और अभी सबसे विवादास्पद वेनेजुएला चल रहा है, क्योंकि वेनेजुएला में अभी क्या चल रहा है आपको पता है? वेनेजुएला में लगभग विश्व के 15 से 18% तेल के भंडार है, इसलिए यूएसए इस पर कब्जा करना चाहता है। और अभी करंट में ही यूएसए ने इसके राष्ट्रपति को हटा दिया, और जो यूएसए की बात माने उनको उपराष्ट्रपति, उसको वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति को अगवा कर लिया दिन दहाड़े। अभी यूएसए की नीति चल रही है, यूएसए क्या कर रहा है, जिन देशों पर तेल है उन तेल वाले देशों पर अभी अधिकार कर रहा है। जैसे पहले उसने अफगानिस्तान वगैरह पे कर लिया। ये तो यूएसए की तेल हड़प नीति चल रही है वैसे भी। इसके बाद हम देखते हैं, देखो, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर 2 जल संधियाँ हैं। जल संधियों से पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ। देखो, एक तो होता है जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, और एक होता है भू डमरू मध्य। जल डमरू के अंदर क्या होता है, देखो, 2 भौतिक भूभाग है जिनके बीच से एक पतली सी पानी की लहर निकल रही है, जो दोनों भौतिक भूभाग को, स्थलों को अलग करे। जैसे देखो, यहाँ पर अपने उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका, यहाँ से एक पतली सी नहर निकाली गई है। इस नहर ने क्या किया, 2 स्थल भाग को तो अलग कर दिया, लेकिन 2 जलीय भाग, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को ऐड कर दिया। तो इसको तो हम कहते हैं वो डमरू मध्य, ठीक है। और एक होता है जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य को अपन जल संधि भी कहते हैं। जल संधि क्या होती है? जल संधि 2 जल राशियों को जोड़ती है, ठीक है, सिंपल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये भू डमरू मध्य है, ठीक है ना। ये जो पनामा नहर है और अपना एक स्वेज नहर, पनामा नहर और स्वेज नहर, ये दोनों भू डमरू मध्य है। बाकी जो भी है, जो जल संधियाँ है, वो क्या करती है, 2 देशों को अलग करती है, लेकिन जल राशि के तहत। ये देखो, स्थल से ऐसे जुड़े हुए हैं, बस सिर्फ अपने सिंपल एक पनामा नहर निकाल के इनको अलग किया गया, ये दोनों जुड़े हुई है। तो ये तो हो गया जो पनामा जल संधि है, एक प्रकार से भू डमरू मध्य का उदाहरण है, पनामा नहर या पनामा जल संधि। ये उत्तरी अमेरिका क्या करती है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। और इधर कैरेबियन सागर को किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से ऐड करती है। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप। और इसके यहाँ से दक्षिण से लेके दक्षिण पूर्व दिशा में ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर खत्म होते ही अंटार्कटिका महाद्वीप शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी अपने को जल दिख रहा है। इस जल को हम नाम देते हैं ड्रेक पासेज जल संधि। कौन सी? ड्रेक पासेज जल संधि। दक्षिण अमेरिका का जो सबसे दक्षिण वाला पार्ट है, इसको हम केप हॉर्न या हॉर्न अंतरीप की भी संज्ञा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका में एक ही पर्वत श्रेणी है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, इसलिए वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है। हम इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी के बारे में देखते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में एक पर्वत श्रेणी है जो कोलंबिया से शुरू होती है। यहाँ से शुरू होते होते इक्वाडोर, पेरू, यहाँ से चल के इन देशों में जाके
यह दक्षिण में जाके यहाँ पे इसका विस्तार खत्म हो जाता है। हम देख सकते हैं कि इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार बहुत लंबा है और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी का नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी क्या है? ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, कंप्लीट विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। वैसे तो दक्षिण अमेरिका में और भी छोटे मोटे बहुत पर्वत और पर्वत श्रेणियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हो गई, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही हो जाती है। और हम हमेशा पढ़ते हैं, जब भी पर्वत श्रेणियाँ पर्वत वगैरह पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि उसकी सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ पर जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ। क्या नाम है? माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना। की हाइट है 8,06,542 पेन वर्क नहीं कर रहा, पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पेन का कलर यहाँ से शुरू कर देते हैं। इसकी हाइट है 8,542 मीटर। ठीक है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। इसके बाद हम दक्षिण अमेरिका के बारे में जानेंगे, यहाँ की नदियाँ और प्रमुख झीलें। अब यहाँ के देशों के बारे में आपको पता चल चुका है और यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है इसके बारे में भी आपको पता चल चुका है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके जो भी नदियाँ और झीलें हैं इनके बारे में। यहाँ पर मैंने आपको बताया था एंडीज पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो एंडीज पर्वत श्रेणी को हम एक बार बना देते हैं फिर से। एंडीज पर्वत श्रेणी, यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रेणी हो गई। किसी भी नदी का उद्गम या तो होता है किसी झील से, या फिर उसका उद्गम होता है किसी पठार से, या फिर किसी पर्वत से। ठीक है, या किसी ग्लेशियर के। इसके अलावा झील या पानी कहाँ से उद्गम होगा? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर पेरू से एक नदी निकलती है जो ब्राज़ील में बहते हुए यहाँ पर गिर जाती है। यहाँ पर मतलब अटलांटिक महासागर, इधर अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर ये गिर जाती है। इस नदी का नाम है अमेजन नदी। अमेजन नदी के बारे में आपको बताया। अमेजन नदी जो है प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है विश्व की। प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी। नॉर्मल अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जाए वो तो होती है नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। इसके अलावा है अमेजन नदी। अमेजन नदी प्रवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और अमेजन नदी में देखो, यहाँ पर निकलती है अपनी भूमध्य रेखा, तो अपन क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देश चांस भूमध्य या विषुवत रेखा। तो अमेजोन नदी का मुहाना है, मतलब जहाँ पे अमेजोन नदी गिरती है वहाँ पर भूमध्य रेखा को टच करती है। ठीक है, इसलिए इस जगह को कहते हैं मकाका। ठीक है, नाम याद रखना। अमेजोन नदी का मुहाना जो भूमध्य रेखा पर है, मकाका कहलाता है। और अमेजोन नदी के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो अमेजोन नदी है यह विश्व की सबसे, एक तो प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी हो गई, दूसरी यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, तीसरी अमेजोन नदी के चारों ओर वन पाए जाते हैं। अगर यह भूमध्य रेखा है तो इसके दोनों तरफ उष्ण कटिबंधीय है, कटिबंधीय क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं सेलवास वन। ठीक है, अब सेलवास वन के बारे में हमें पता है कि सेलवास वन वर्ल्ड की कम लगभग 70% ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं लगभग। अगर ये विश्व की 70% ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, इसका मतलब इन्हें कुछ उपमा देनी चाहिए, तो भूगोल वेताओं ने इनको एक उपमा दी है। उस उपमा का नाम है पृथ्वी के फेफड़े। सेलवास वनों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। इन्हीं सेलवास वनों में एक लकड़ी पाई जाती है जिसको कहते हैं बालसा। वह बालसा लकड़ी विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। इन्हीं अमेजोन के वनों में ही, अमेजोन के वर्षा वनों में ही एनाकोंडा नामक जानवर पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, एक तो अमेजोन नदी हो गई। ठीक है, अमेजोन नदी के बाद में यहाँ पे वेनेजुएला देश में एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है ओरेनिको नदी। क्या है? ओरेनिको नदी। ठीक है, अब ये ओरेनिको नदी है, ये तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ओरेनिको नदी की एक सहायक नदी है।
इसकी सहायक नदी का नाम है केरो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो केरो नदी है, इस पर एक वाटरफॉल है, जलप्रपात, जिसका नाम है एंजिल वाटरफॉल, एंजिल जलप्रपात। ये जो एंजिल जलप्रपात है, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ध्यान रखना, बार बार अगर साउथ अमेरिका से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है, यही बनता है कि एंजिल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात अपने वेनेजुएला में स्थित है। कौन सी नदी पे? केरो। और केरो किसकी सहायक नदी है? ओरेनिको नदी की सहायक नदी है। इसके बाद देखो, यहाँ पर हमने कहा यह बोलीविया है, पराग्वे, उरुग्वे। पराग्वे देश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पराग्वे नदी। उरुग्वे देश से एक नदी निकलती है जो है उरुग्वे नदी। और ब्राजील से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं पराना। ठीक है, पराना। इन दोनों नदियों का तो देश पर ही नाम हो गया। ठीक है, पराग्वे और उरुग्वे, ये पराना। इन तीन नदियों के द्वारा एक मैदान का निर्माण किया जाता है। इन तीनों नदी, उरुग्वे, पराग्वे और पराना, इन तीनों नदियों द्वारा जो मैदान का निर्माण होता है, उस मैदान को कहते हैं लाप्लाट का मैदान। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर देखो जो मुख्य नदियाँ हैं वो इतनी है, इसके अलावा ज़्यादा नदियाँ नहीं पढ़ना। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, पराना नदी पर ब्राज़ील में एक बांध है, डैम है। डैम का नाम है इटेपू बांध। हाल ही में ये चर्चा का विषय रहा था, इस पर कुछ घटना हुई थी, इसके बाद से ये बांध इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ की प्रमुख झीलें। देखो, इनकी सबसे प्रमुख झीलों में सबसे मेन फेमस झील वो है मरकेबो झील। मरकेबो झील। मरकेबो झील इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मरकेबो झील है जो वेनेजुएला में, इसी पर सबसे ज़्यादा तेल के भंडार है। इसके आसपास वाला क्षेत्र तेल क्षेत्र कहलाता है। मरकेबो तेल क्षेत्र ही विश्व का लगभग सबसे बड़ा तेल क्षेत्रों में से एक है। और इसी के किनारे ओरेनिको नदी है, इसलिए ओरेनिको नदी को भी तेल नदी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दो झीलें हैं, एक तो टिटिकाका और एक पोपा झील। टिटिकाका और पोपा झील। टिटिकाका झील आपको पता है, जैसे राजस्थान में माउंट आबू है, माउंट आबू में नक्की झील है। नक्की झील बोटिंग करने के लिए या नौकायन के लिए सबसे ऊंची झील है। वैसे ही विश्व में सबसे ऊंची झील कौन सी है जिस पर नौकायन होता है? वह अपनी टिटिकाका झील। ध्यान रखना, सबसे ऊंची झील जिस पर नौकायन होता है, टिटिकाका झील। कहाँ पर है? बोलीविया में। कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कौन से देश में? बोलीविया में। ठीक है, ये यहाँ की सारी झीलें और नदियाँ पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो घास के मैदान है। मैंने अभी आपको बताया था कि देखो, यहाँ से निकलती एक रेखा, इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। इसके बाद यहाँ से एक रेखा निकलती है, इसका नाम है मकर रेखा। ये होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश रहती है। अब अपने को पता है कि मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच जो भी कटिबंध आता है वह उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, वेनेजुएला में जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, उनको पर्टिकुलर एक नाम देते हैं। उनको, वेनेजुएला में जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उनको कहते हैं लानोस। ठीक है, ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसके अलावा जो ब्राज़ील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वो होते हैं कैंपास, लानोस कैंपास। इसके अलावा यह है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये भी है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब देखो, मकर रेखा के नीचे क्या आ जाता है? शीतोष्ण कटिबंध आ जाता है। इसके नीचे कौन सा देश है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनको कहते हैं पंपास। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय। इसके बाद हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे हमारे घास के मैदान कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे हमें 3 प्रकार के घास के मैदान पढ़ने हैं। एक तो हमने पढ़ा, जो वेनेजुएला में घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं लानोस। ब्राज़ील में घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं कैंपास। और इसके अलावा जो अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें पंपास कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं
यहाँ के प्रमुख मरुस्थल और पठार देखो, इनके प्रमुख मरुस्थल और पठारों में हम ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। यहाँ पर एक मरुस्थल है सिंपल, और यहाँ पर एक दो मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पर जो मरुस्थल उसका नाम है अट्टाकामा का मरुस्थल, अट्टाकामा का मरुस्थल। हम देख सकते हैं कि अट्टाकामा का मरुस्थल मैंने बनाया है चिली और बोलीविया में, ठीक है। तो जो अट्टाकामा का मरुस्थल है वह चिली और बोलीविया में स्थित है, चिली और बोलीविया। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उन सभी मरुस्थलों में जो सबसे शुष्क मरुस्थल है, शुष्कतम मरुस्थल है, वो यही है। इसके अलावा यहाँ पर एक जगह है अरिका, ठीक है, अरिका। अरिका जगह है जो चिली में है, यह विश्व की सबसे शुष्कतम जगह है, शुष्कतम विश्व की सबसे। आप ध्यान रखना, सबसे शुष्कतम मरुस्थल तो हो गया अटाकामा जो चिली और बोलीविया में। इसके अलावा जो अरिका जगह है वह अरिका जगह विश्व की सबसे शुष्कतम जगह है। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक पठार है, इसको कहते हैं पेंटागोनिया का पठार। जो पेंटागोनिया का पठार है हम देख सकते हैं कहाँ पर दिख रहा है, अर्जेंटीना में दिख रहा है। ये ठंडा और शुष्क पठार है, ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर देखो मुख्य रूप से अटाकामा मरुस्थल के बारे में पता होना चाहिए और पेंटागोनिया के पठार के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में, इसके जो महाद्वीप के बारे में कुछ विविध चीज़ें देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको ब्राज़ील के बारे में बताया था। ब्राज़ील जो देश है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, और इस देश के बारे में एक चीज़ है, यहाँ ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन होता है। इसका कहवा, कहवा मतलब कॉफ़ी। ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम साओ पालो, साओ पालो। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी कॉफ़ी की मंडी है, ठीक है, कॉफ़ी की मंडी, कहवा की मंडी। सबसे ज़्यादा कहवा विश्व में कहाँ पर होता है? साओ पालो में होता है। अब साओ पालो यहाँ पर, साओ पालो में कहवा तो हो गया, लेकिन अब कहवा को विश्व को सप्लाई कैसे करेंगे? तो ब्राज़ील में एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह। इस सेंटोस बंदरगाह से ही विश्व में सभी जगह कॉफ़ी की सप्लाई होती है, इसलिए सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह या फिर कहवा पतन कहते हैं। कॉफ़ी बंदरगाह, कहवा पतन, ये आप ध्यान रखना। और जो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान होते हैं, कॉफ़ी के खेत होते हैं, गार्डन होते हैं, बाग होते हैं जहाँ पर कॉफ़ी उगती है, उन्हें हम फेजेंडा कहते हैं। और ब्राज़ील में कॉफ़ी के उत्पादन के लिए एक लाल मिट्टी का प्रयोग होता है। उस लाल मिट्टी में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, उसको टेरा सोरा, टेरा सोरा। इतना हम देख चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक देश है जिसका नाम कोलंबिया है। कोल देखो, मैंने आपको बताया था जो नई दुनिया है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, इसकी खोज की थी कोलंबस ने, ठीक है। लेकिन उस कोलंबस के नाम पर अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा। तो एकमात्र देश है कोलंबिया, इसका नाम और क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर पड़ा है। इसके बाद हम एक बार इसका पूरे का रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका शॉर्ट में हम देख लेते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बाद में इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसका आप ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। इसमें हम पहले देखते हैं एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो एंडीज पर्वतमाला है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ, यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पश्चिमी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध का मतलब ये होता है, देखो ये अपना हो गया ग्लोब। ग्लोब में हमने 0 डिग्री देशांतर देख लिया ना, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री देशांतर के जो पश्चिम में उसको कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, 0 डिग्री देशांतर के जो इधर पूर्व में उसको पूर्वी गोलार्ध। तो दक्षिण अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में आता है। तो पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी हो गई? माउंट एकांगुआ, जो मुख्यतः अर्जेंटीना में और इसका हल्का सा चिली को भी टच करती है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे दो ज्वालामुखी पर्वत है, देखो इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये अपना देश है इक्वाडोर, ठीक है। अब जो इक्वाडोर दो देश है, इसमें दो ज्वालामुखी है, इन दोनों का नाम है कोटोपेक्सी, और दूसरा हमारा है चेम्बा रोची।
मुख्यतः हमें कोटोपेक्सी ध्यान रहना ही चाहिए, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था जो उत्तरी अमेरिका में मोना लाओ ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। लेकिन जो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, वह सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी। ठीक है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका मतलब कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये फैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अपना एक एंजिल वाटरफॉल वाला और एक एंडीज पर्वत श्रेणी वाला, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर ये दोनों बता चुका हूँ मैं, कोटोपेक्सी और चेम्बारोजी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बाद हम देखते हैं पेंटागोनिया का पठार। मैंने आपको अभी बताया था पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर लोकेटेड है, अर्जेंटीना में। ठीक है, ये एंडीज पर्वत श्रेणी के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र वो होता है जिस किसी पर्वत श्रेणी की वजह से जिस एरिया में बारिश नहीं होती, इस वजह से उसको वृष्टि छाया क्षेत्र में मान लिया जाता है, वो वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ की प्रमुख झील है, मैंने आपको बताया जो टिटिका का झील है, जो प्रमुख रूप से बोलिविया में स्थित है, पर हल्का सा ये पेरू को भी टच करती है। अगर मेन पूछे तो हमें इसको बोलिविया ही लेना है। ठीक है, ये विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है, जहाँ पर विश्व में सबसे ऊपर हाइट पर नौकायन मतलब बोटिंग होती है। इसके बाद हम देखते हैं मर्केबो झील। मैंने आपको बताया मर्केबो झील जो कि वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, ये मर्केबो झील जो ओरेनिको नदी के किनारे है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, ये विश्व का लगभग सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील और ये तेल उत्पादन केंद्र। ठीक है, कोपा झील मैंने आपको बताया ये भी बोलीविया में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जलप्रपात, मैंने अभी आपको बताया एक एंजिल जलप्रपात है। ठीक है, यहाँ पर वेनेजुएला में केरो नदी पर यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात मतलब वाटरफॉल, जहाँ से झरने होते हैं बड़े बड़े, सबसे बड़ा झरना ये मान लो आप तो विश्व का, एंजिल वाटरफॉल। जाके आना कभी वेनेजुएला, अभी तो उसमें विवाद चल रहा है, थोड़ा टाइम बाद चलना, जब ट्रम्प उसको फ्री छोड़ देगा उसके बाद जाना आराम से। ठीक है। इसके बाद यहाँ की प्रमुख नदियाँ, पहली अमेजन नदी, मैंने आपको बताया था अमेजन नदी। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी और प्रवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं विश्व में सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सी नदी का है, जो हमने पहले पढ़ा था उत्तरी अमेरिका में, वो है मिसिसिपी मिसौरी नदी का नदी तंत्र। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा है, इसलिए मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व के सबसे बड़े मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद देखो हम देखते हैं ओरेनिको नदी। मैंने ओरेनिको नदी के बारे में बताया था, यह वेनेजुएला में स्थित है, केरो इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और केरो नदी पर ही अपने एंजिल जलप्रपात स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक है पराग्वे नदी, जो पराग्वे देश में है, उरुग्वे नदी जो उरुग्वे देश में है, पराना नदी जो ब्राज़ील में स्थित है। पराग्वे, उरुग्वे और पराना, ये तीनों नदियाँ मिलकर एक मैदान का निर्माण करती है, जिस मैदान को हम कहते हैं लाप्लास का मैदान। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, बात ये बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ के प्रमुख मरुस्थल। देखो यहाँ पे हमने देखा अटागामा का मरुस्थल, या अटागामा का मरुस्थल कहाँ पर है, चिली और पेरू में। यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रेट के भंडार मिलते हैं, मेनली इस वजह से शुष्कतम है, मुख्यतः तो ये माना जाता है। तो वाले यहाँ पर यह विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान, मैंने आपको बताया था जो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है वो अरिका है। कहाँ पर है, चिली में स्थित है। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसलिए ये एक तरीके से आप मान लो रिवीजन हो रहा है आपका दोबारा। यहाँ पर एक फोकलैंड द्वीप है जो सबसे विवादास्पद द्वीप है, जो दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। कहाँ किसके अधीन है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट हम देखते हैं घास के मैदान। देखो घास के मैदान यहाँ पर लानोस घास के मैदान, जो वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम लानोस कहते हैं। ठीक है, और जो ब्राज़ील में घास के मैदान पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कैंपास। ठीक है, और जो अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पंपास। ये आप ध्यान रखना। और लाप्लाट का मैदान कौन निर्माण करता है, पराग्वे, उरुग्वे और पराना नदियों के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इसके महत्वपूर्ण तथ्य। देखो विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी तो है मिशिगन नदी के किनारे, शिकागो। लेकिन विश्व में सर्वाधिक मांस का निर्यातक देश कौन है, अर्जेंटीना। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब एक चीज़ है, जो विश्व में सबसे बड़ी तांबे की खान है, या विश्व में सर्वाधिक तांबा चुक्की माता जगह है वहाँ से मिलता है। विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है चिली में, एक चुक्की माता का पठार है, ये चुक्की माता का पठार में विश्व में सर्वाधिक तांबा मिलता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये कहाँ पर है, चिली में है। लेकिन मेन इसमें चुक्की माता
का पठार पूछा जाता है विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो हमें करना है चुक्की माता, ये आप ध्यान रखना। विश्व में सुंदरियों का देश वेनेजुएला, वेनेजुएला देश को सूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे जो महिलाएं होती है वो सुंदर होती है, इस वजह से इसको सुंदरियों का देश कहा जाता है। इसके बाद अमेजन के जंगल, ठीक है, मैंने आपको बताया था जो मुख्यतः अमेजोन के जंगल, अमेजोन नदी मुख्यतः ब्राज़ील में स्थित है। इसके चारों तरफ जो अमेजोन के जंगल है उनको हम उष्णकटिबंधीय जो वन है उन्हें वर्षावन, अमेजोन वर्षावन, पृथ्वी के फेफड़े, सेलवास, सभी तरीके का वन कहते हैं। वो कहते हैं ब्राज़ील देश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा वो भी अमेजोन के जंगलों में पाया जाता है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील सर्वाधिक 11 देशों को जीता है, मतलब ब्राज़ील खुद एक हो गया, एक तो खुद ब्राज़ील, बाकी 10 को छूता है, 2 को टच नहीं करता है। टोटल 13 देश हो गया ना, इसको टच कर सर्वाधिक 10 करना है अपने को, ठीक है, 10 देशों को छूता है, क्योंकि एक ब्राज़ील खुद हो गया 11वां, और 2 देश और हो गए, कौन कौन से, इक्वाडोर, और एक कौन सा हो गया, चिली, ठीक है। के बाद हम देखते हैं ब्राज़ील 2 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है, अभी मैंने बताया आपको, चिली और इक्वाडोर। इसके अलावा देखो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो मैंने आपको मैप में बता दिया था, वो कहलाता है हॉर्न केप या हॉर्न अंतरिक्ष, ठीक है। लामा नामक एक ऊँट की प्रजाति है, ठीक है, ये एंडीज पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि विश्व में लामा प्रजाति के ऊँट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो लामा प्रजाति के ऊँट एंडीज पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है दक्षिण अमेरिका में अमेजोन वर्षा वन है, वो लगभग विश्व का सबसे बड़ा वन है, और वहीं पर हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई वो विश्व को करता है। तो जब वहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता, वैसे अमेजोन वर्षा वनों को विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता का स्थल माना जाता है। अब जैव विविधता का स्थल हो गया तो पशु पक्षियों को तो ऐसी जगह ही चाहिए, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा पक्षी पाए जाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमिंग बर्ड हो गया, प्यूमा पक्षी हो गया, ये सारे पक्षी मुख्यतः वहीं पर पाए जाते हैं, अमेजोन के वर्षा वनों, ठीक है। एडोर पक्षी होता है, स्केडोर पक्षी ये क्या, विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी होता है। ये एक प्रकार से जो चील और बाज है उनकी प्रजाति का ही है। यह विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, ध्यान रखना। इसके अलावा हमिंग बर्ड मैंने अभी बताया, प्यूमा, रिया, ये सब पक्षी है। प्यूमा पक्षी आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, प्यूमा पक्षी कहाँ पर पाया जाता है, प्यूमा पक्षी ओनली अमेजोन के वनों में पाया जाता है, ब्राज़ील में। इसके अलावा ग्वानो की खाद, ठीक है, ये पक्षियों की भीड़ द्वारा निर्मित होती है। जब सबसे ज़्यादा पक्षी अमेजोन के वनों में पाए जाते हैं तो ग्वानो की खाद भी कहाँ पर मिलेगी, अमेजोन में ही मिलेगी, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद मैंने आपको बताया था विश्व में सर्वाधिक कहवे का उत्पादन कौन करता है, ब्राज़ील देश विश्व में सर्वाधिक कहवे का उत्पादन करता है। उसके लिए साओ पाउलो जो जगह है वह सबसे बड़ी कहवा मंडी है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था ब्राज़ील में जो सेंटोस बंदरगाह है, वहाँ से पूरे विश्व में कहवा की सप्लाई होती है, इसलिए सेंटोस बंदरगाह को कहवा पतन भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, साओ पाउलो ब्राज़ील में, और कहवा के जो मैदान है या बागान होते हैं उनको फेजेंडा कहते हैं। ये मैं आपको जो ब्राज़ील है उसमें पढ़ा चुका हूँ। ये केंटोस बंदरगाह मैंने अभी आपको बताया। और देखो गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी किसे कहते हैं, अर्जेंटीना को, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा, लगभग दक्षिण अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा गेहूं यहीं पे होता है, इसलिए इसको गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी कहा जाता है। देखो एक होता है चेको मैदान, चेको मैदान क्या है, इसे ग्रान चाको या चेको का मैदान कहता है। ग्रान चाको या चाको मैदान क्या है, ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का तो उत्तरी भाग, पराग्वे, उरुग्वे, इनका भाग ग्रान चौका का मैदान या ग्रान चौको के अर्धशुष्क या शुष्क वन बोलते हैं इनको, ठीक है। ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना के उत्तरी भाग और पैराग्वे और उरुग्वे, इन देशों में स्थित है, ठीक है। यह मुख्यतः कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक है अल्फा अल्फा घास, ये अल्फा अल्फा घास क्या है, ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील में पाई जाने वाली पौष्टिक घास है, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में 11 देश है जो तटीय रेख सीमा बनाते हैं, लेकिन 2 स्थल अवरुद्ध देश है जिन्हें लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। आपको मैं सबसे शुरुआत में बता चुका हूँ, ये 2 देश हैं, एक बोलीविया, एक पराग्वे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था एक देश है फ्रेंच गुयाना, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों में है, परंतु यह फ्रांस देश का भूभाग है। मतलब है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन अभी तक यह कौन से देश का भूभाग है, यह फ्रांस का भूभाग है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं अमापा, ये जो अमापा नामक जगह है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। अब ये ध्यान रखना, एक इटावरी क्षेत्र और है, ठीक है, वो लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख है, वो भी दक्षिण अमेरिका में। इसके अलावा शेलवास वन ब्राज़ील में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को कहते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं
कैलवास वनों को जंगली रबड़ों का घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जंगली रबड़ पे पेड़ सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और इसके अलावा यह विश्व की सबसे हल्की लकड़ी, मैंने आपको बताया था, बालसा लकड़ी। ये विश्व की सबसे लाइट वेट वाली लकड़ी होती है बालसा लकड़ी, ठीक है। इसके अलावा उरुग्वे में विश्व में सर्वाधिक शहर है, मतलब उरुग्वे वैसे भी यहाँ का सबसे धनी शहर है, और वैसे उरुग्वे देश में सबसे ज़्यादा शहर है। सब विश्व में सबसे ज़्यादा शहरों वाला देश कौन सा है? वह देश है उरुग्वे। इसके बाद विश्व के जो सबसे दक्षिणतम शहर है पुटा एरेना, जो कि अर्जेंटीना में है, और उसुआइया जो चिली में है। देखो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व में सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है। इसके नीचे अंटार्कटिका आ जाता है, लेकिन अंटार्कटिका एक महाद्वीप और एक देश की संज्ञा है। वहाँ पर कोई अलग अलग देश नहीं है, ना ही वहाँ पर लोग रहते हैं, या वहाँ पर ऐसी जलवायु नहीं है कि लोग सर्वाइव कर पाए। बस वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए ऐसे अनुसंधान केंद्र बना रखे हैं, जहाँ पर साइंटिस्ट कुछ समय के लिए जाके अपनी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे दक्षिणतम हो गया अपना दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का शहर है पुटा एरेनास, और चिली का देश उसो है, ये आप ध्यान रखना। के बाद हम देखते हैं सेंट जॉर्ज की खाड़ी। सेंट जॉर्ज की खाड़ी यह अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा अगला फैक्ट हम देखते हैं। एक चीज़ मैं आपको दक्षिण अमेरिका के बारे में बताता हूँ, देखो। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, इसको भी नई दुनिया की संज्ञा दी गई है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका को भी नई दुनिया, क्योंकि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार अमेरिका की खोज की थी, तो उसने कहा था मैंने नई दुनिया को खोल लिया। और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, देखो, इसमें जो नीचे के जो देश है, मैं देखो आपको मैप पे ले चलूँ, एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर जो देश है, चिली और अर्जेंटीना, यहाँ की मुद्रा पीसो है, ये आप ध्यान रखना। दक्षिण अमेरिका, अभी देखो, यहाँ पे 13 देश है। 13 में से 9 देशों की राष्ट्रीय भाषा है स्पेनिश, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब देखो, स्पेन देश आता है यूरोप में, लेकिन इनमें से 9 देशों की राष्ट्रीय भाषा स्पेनिश है। तो जो ब्राज़ील यहाँ का सबसे बड़ा देश है, इसकी राष्ट्रीय भाषा पुर्तगाली है अभी भी। ये भी देख लो, अभी तक, मतलब अभी तक ये गुलामी की जंजीरों से कंप्लीट तरीके से नहीं निकले हैं, लेकिन कभी ना कभी किसी टाइम में इनका भी अपना अस्तित्व होगा। और यहाँ की जो मुख्य प्रजाति है वो रेड इंडियन होती है, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप।